तारा मन ही मन सोचती है, ये निशान तो कहीं देखे देखे लग रहे हैं। कहाँ देखा है मैंने इन्हें, कहाँ देखा है? हाँ, याद आया, ये पानी की बूंद और आग वाला निशान तो सेम टू सेम युग भैया की कलाई पर बने हुए हैं। पर मम्मा ने इन निशानों को यहाँ पर क्यों बनाया है और इसका क्या मतलब है? वर्चस्विनी के पास ही एक मोटी सी कोई सी पुरानी किताब रखी हुई थी, जिसे वर्चस्विनी अंधेरे में पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो किताब काफी पुरानी थी, जिसके पेज धूमिल थे। उस किताब का पृष्ठ लाल रंग से रंगा हुआ था। तारा वर्चस्विनी से कहती है, मम्मा मम्मा सुनिए ना। वर्चस्विनी बड़े प्यार से कहती है, हाँ तारा बेटा बोलो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तो बैठी हूँ, तुम्हें जो बोलना है बोलो। वर्चस्विनी बड़े प्यार से तारा से बात कर रही थी, क्योंकि उसे तारा के हाथों अपने काम को अंजाम जो देना था। वो जानती थी वो तारा से जितने अच्छे से बात करेगी, जितने अच्छे से उसके सामने पेश होगी, तारा उसकी उतनी मदद करेगी, उतना उसका साथ देगी। तारा अपने हाथ से मोमबत्ती के आसपास जो निशान बने हुए थे उनकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, मम्मा ये जो निशान आपने बनाए हैं ये कैसे हैं? जिस तरफ तारा ने इशारा किया था, जब वर्चस्विनी उस तरफ अपनी नजरें करती है तो मुस्कुराने लग जाती है और मुस्कुराहट के साथ ही कहती है, तारा बेटा मुझे पता है तुम इन निशानों के बारे में क्यों जानना चाहती हो, पर अभी मैं तुम्हें इन निशानों के बारे में कुछ नहीं बताने वाली। तारा डरते हुए कहती है, पर क्यों मम्मा? वर्चस्विनी जवाब देती है, क्योंकि आज तुम्हें निशानों के बारे में नहीं जानना, बल्कि अधर्म की दुनिया में प्रवेश करना सीखना है। आज तुम्हें अधर्म की दुनिया की तरफ पहला कदम बढ़ाना है। वर्चस्विनी की बातें सुनकर तारा कांप गई थी। तारा वर्चस्विनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, अधर्म की दुनिया में प्रवेश? पर वो कैसे करते हैं मम्मा? वर्चस्विनी तारा को अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए भारी आवाज में कहती है, बलि देकर। जैसे ही तारा ये बात सुनती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो पसीने से भीगने लग जाती है। वर्चस्विनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, बलि एक ऐसी चीज है तारा बेटी, जिसे देकर तुम अधर्म की दुनिया में कदम रख सकती हो। बलि यानी अधर्म की दुनिया में पहला कदम। तारा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, पर माँ मैं अधर्म की दुनिया में कदम नहीं रखना चाहती, मैं कोई बलि नहीं देना चाहती, बलि देना पाप है। वर्चस्विनी तारा की बात सुनकर हंसने लग जाती है। तारा की समझ में नहीं आ रहा था कि वर्चस्विनी उसकी बातें सुनकर पागलों की तरह क्यों हंसने लग गई थी। उसकी आवाज कमरे के अंदर गूंजने लगी थी। वर्चस्विनी हंसते हुए ही कहती है, क्या कहा तारा बेटी तूने? बलि देना पाप है? अगर बलि देना पाप है तो देव को पशु बलियां क्यों देते थे? क्या पशु बलि देना पाप नहीं है? तारा झट से पलटकर जवाब देती है, वो पशु बलि इसलिए देते थे माँ, ताकि युद्ध पर विजय पा सके। वो एक तरह से भेंट थी। वर्चस्विनी कहती है, तो वही भेंट तो मैं भी मांग रही हूँ। युद्ध दोबारा होने वाला है तारा बेटी, युद्ध नहीं महायुद्ध। सदियों पहले स्वर्गलोक के लिए महायुद्ध हुआ था, पर अब पृथ्वीलोक के लिए होगा, जिसमें तुम्हें हमारा साथ देना है, और साथ देने की शुरुआत तुम्हें बलि देकर करनी है। तारा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ये पाप है मम्मा। वर्चस्विनी कहती है, नहीं तारा बेटी, ये पाप नहीं है। तारा अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, नहीं मम्मा, मैं बलि नहीं दूंगी। वर्चस्विनी अच्छे से जानती थी कि तारा से अपनी बात कैसे मनवानी है। वर्चस्विनी जानबूझकर रोने का नाटक करते हुए कहती है, तो तुम बलि नहीं दोगी तारा बेटी? तो ठीक है, फिर मैं अब अपनी बलि दे देती हूँ। जैसे ही वर्चस्विनी की ये बात सुनती है, तारा चीखती है, नहीं मम्मा। वर्चस्विनी अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लाते हुए कहती है, तुम नहीं चाहती ना कि मैं अपनी बलि दूं तारा बेटी? तारा ना में अपना सिर हिलाती है। वर्चस्विनी अकड़पन के साथ कहती है, तो चुपचाप जैसा मैं कहती हूँ करते जाओ, वरना तुम्हारी ये मम्मा अपनी बलि दे देगी। तारा हालात के आगे पूरी तरह मजबूर हो गई थी। उसे वर्चस्विनी की हर बात माननी पड़ रही थी। वर्चस्विनी आगे कहती है, तारा बेटी, तुम्हें पता है अधर्म की दुनिया में प्रवेश करने के लिए हमें किसकी बलि देनी पड़ती है? तारा धीरे से पूछती है, किसकी? वर्चस्विनी जवाब देती है, उस चीज की जिससे हमारे अंदर अच्छाई का जन्म होता है। हमें उस चीज को हमारे अंदर से मिटाना पड़ता है। और तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर अच्छाई का जन्म किसकी वजह से हुआ है? तारा वर्चस्विनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, किसकी वजह से? वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, शालिनी। वर्चस्विनी ने बस इतना ही कहा था कि तभी तारा हड़बड़ाहट के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं शालिनी दीदी की बलि नहीं दे सकती। वर्चस्विनी तारा की बात सुनकर हंसने लग जाती है और हंसते हुए कहती है,
तारा बेटी, मैं उसकी बलि देने की बात नहीं कर रही हूँ। आएगा, शालिनी की भी बलि देने का वक्त आएगा। उसकी क्या, ग्रेवयार्ड कोठी में जितने भी लोग रहते हैं सबकी बलि देने का वक्त आएगा। पर अभी शालिनी जो तुम्हारे लिए मछलियां लेकर आई थी ना, उसकी बलि देने का वक्त है। तारा हैरानी के साथ कहती है। क्या कहा? मछलियों की? वर्चस्विनी तारा को समझाते हुए कहती है, हाँ तारा बेटी, तुझे पता है तेरे अंदर अच्छाई का जन्म इन पशु पक्षी से ही हुआ है। मैं बचपन से ही देखते आई हूँ, तुझे जहाँ पर भी कोई जानवर दिखाई देता है उसके साथ खेलने चली जाती है। खुद को भूखा रखकर जानवरों का पेट भरती है, अपना खाना उन्हें दे देती है। मैंने देखा था जब मैं उस जुगनू को मसल रही थी तो तुझे कितना दर्द हो रहा था। मैं तभी समझ गई तेरे अंदर अच्छाई जानवरों से आई है। यू आर एनिमल लवर, नेचर्स लवर। वर्चस्विनी के बगल में ही जार रखा हुआ था जिसमें 2 मछलियां तैर रही थी। वर्चस्विनी उस जार को अपने हाथ में उठाते हुए कहती है, तारा बेटी, तुम्हें मैंने मछली वाली पोयम याद कराई थी ना, मम्मा को तुम वो नहीं सुनाओगी? तारा डरती रहती है और डर के साथ रोती रहती है क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो घबरा रही थी। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, मैंने कहा पोयम सुना। तारा एकदम डरते हुए कहती है, मम्मा मछली जल की रानी है। जैसे जैसे तारा पोयम गाते जा रही थी, वर्चस्विनी अपनी उंगली को पानी के जार में डालकर मछलियों को तंग किए जा रही थी। तारा फिर कहती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वर्चस्विनी तारा को बीच में टोकते हुए कहती है, नहीं तारा बेटा, तुम गलत बोल रही हो। पोयम कुछ ऐसी है, मछली जल की रानी है, बलि उसकी हमको देनी है। बाहर निकालेंगे तो भाग जाएगी, मुंडी मरोड़ेंगे तो मर जाएगी। इतना कहकर वर्चस्विनी झट से अपना हाथ जार के अंदर डालती है और एक ही बार में दोनों मछलियों को बाहर निकाल लेती है। वर्चस्विनी उन दोनों में से एक मछली तारा को देते हुए कहती है, पकड़ इसे और अच्छे से पकड़ना, अगर ये छूटी तो समझ लेना मेरी मुंडी कटी। तारा डरते हुए उस मछली को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। वो मछली फड़फड़ाने लग गई थी जिस कारण तारा डरने लग गई थी। वर्चस्विनी के पास ही लाल सिंदूर रखा हुआ था। वर्चस्विनी उस सिंदूर को दोनों मछलियों पर लगाते हुए कहती है, अब जो मैं बोल रही हूँ बोलते जा। वर्चस्विनी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, भक्षण राय डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत बेताल पिशाच सैताय मम बलिम समर्पयामि। जैसे जैसे वर्चस्विनी बोलते जा रही थी, तारा भी डरते हुए उसकी बात दोहराते जा रही थी। वर्चस्विनी बड़े प्यार से मछली को देखते हुए आगे कहती है, अधर्मामेव भूत्यर्थ सत्ताभ्यो बलिम अग्रहित सहस्त्रगुण मुस्त्रष्टुम आदत्ते हिरंस रवि। जैसे वर्चस्विनी मंत्र पढ़कर खत्म करती है, वर्चस्विनी मछली की मुंडी को पकड़ती है और एक ही झटके में उसे उसके धड़ से अलग कर देती है। मछली का धड़ फड़फड़ाने लग जाता है। तारा चीखती है, आह! और इसी चीख के साथ मछली के खून के छींटे सफेद मोमबत्ती पर जाकर गिर जाते हैं। वर्चस्विनी तारा की तरफ देखते हुए कहती है, तारा बेटी, अब तेरी बारी। तारा की आंखों में आंसू थे, पर वो जानती थी उसे ये करना था। तारा कपकपाते हाथों से मछली की मुंडी को मरोड़ने लग जाती है, पर उससे मुंडी नहीं मरोड़ रही थी। तारा का शरीर ठंडा पड़ने लग गया था। वर्चस्विनी समझ जाती है कि तारा के हाथों में इतनी जान नहीं थी कि वो मुंडी मरोड़ पाए। उसी वक्त वर्चस्विनी तारा के हाथों पर अपना हाथ रखती है और उसी के हाथ में मछली को पकड़कर मछली की मुंडी को मरोड़ देती है। मछली का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है और इस बार खून के छींटे सीधे वर्चस्विनी के चेहरे पर पड़े थे। वर्चस्विनी खुश होते हुए कहती है, शाबाश तारा, तूने साबित कर दिया कि तुझे मैंने ही पाला है। इसी के साथ आज से तेरा अधर्म की दुनिया में स्वागत है। बुराई तेरे अंदर जन्म ले चुकी है, अब तुझे बस इस बुराई को धीरे धीरे और बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ेगी? धीरे धीरे मैं तुझे सिखा दूंगी। तारा कुछ जवाब नहीं देती है। वो अभी भी डर के मारे कांप रही थी। वो भयानक मंजर अभी भी उसकी आंखों के सामने चल रहा था। वर्चस्विनी तारा की आंखों में देखते हुए कहती है, याद रखना, इस कमरे के अंदर जो भी हुआ, बाहर उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर गलती से भी किसी को पता चला तो फिर अगली रात उसकी बलि होगी, समझी तू? तारा कहती कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। उसका सिर चकराने लग गया था।
हाथ पैर सुन्न पड़ने लग गए थे, क्योंकि एक तरफ शालिनी थी जो उसके अंदर अच्छाई को बसाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वर्चस्विनी थी जो उसके अंदर बुराई को बसाने में लगी हुई थी। वर्चस्विनी तारा से कहती है, अब तुम सो सकती हो तारा बेटी, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी की अधर्म की क्लास कल। वर्चस्विनी तारा को बिस्तर तक लाती है और बड़े आराम से उसे वहां पर लिटा देती है। 3 घंटे बाद शालिनी अपने कमरे से बाहर निकल गई थी और अपने कदम तारा के कमरे की तरफ बढ़ाए जा रही थी। कॉरिडोर में अंधेरा छाया हुआ था और शालिनी अंदाजा लगाते लगाते आगे बढ़ते जा रही थी। शालिनी आगे कदम बढ़ाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, शुक्र है ये डायना और उसकी बिल्ली लूसी सो गए। मुझे ये सब पहले ही कर देना चाहिए था, दूध में मंत्र फूंककर उन दोनों को पिला देना चाहिए था, पर मुझे क्या पता था कि ये डायना लूसी को अपनी बच्ची की तरह मानती है। तभी तो कटोरी में जो उसका बचा हुआ दूध था वो खुद पी गई, और मैंने दूध पर जो मंत्र पढ़ा था उसका असर उस पर भी हो गया। शालिनी 2-3 कदम और आगे बढ़ाते हुए कहती है, तारा पता नहीं कैसी होगी, मैंने जो मछलियां उसके कमरे में रखवाई थी उनकी आवाज भी मैं नहीं सुन पा रही हूँ। पता नहीं आखिर उस कमरे के अंदर चल क्या रहा होगा, तारा ठीक भी होगी या नहीं। इसी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि तारा ग्रेवयार्ड कोठी में रुके, पर ये युग बाबू है ना, मेरी सुनते कहाँ हैं, जब देखो अपने मन की करते रहते हैं। शालिनी यही सब बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। शालिनी आगे कदम बढ़ाते जा ही रही थी कि तभी उसे किसी और के कदमों की आहट सुनाई देती है। उस आहट को सुनकर शालिनी जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है। कदमों की आहट बढ़ती जा रही थी और वो आहट किसी और दिशा से नहीं बल्कि सामने से आ रही थी, उस दिशा से जहां पर तारा का कमरा था। सामने इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शालिनी छुपने का सोच ही रही थी कि तभी कदमों की आहट और तेज हो जाती है और अंधेरे में सामने से शालिनी से कोई आकर टकरा जाता है। शालिनी अपने आप को संभालती है और सामने नजरें करती है तो देखती है कि जो शख्स उससे टकराया था वो कोई और नहीं बल्कि कछुआ था। शालिनी कछुए को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, कछुआ तुम? कछुआ बहुत घबराया हुआ लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं से भागते भागते आया हो। वो पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था, खौफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। कछुआ शालिनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। शालिनी कछुए से फिर पूछती है, कछुआ तुम इतनी रात में कहाँ घूम रहे हो? कछुआ फिर कुछ जवाब नहीं देता है, बस हाँफते रहता है। शालिनी समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। शालिनी कछुए के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछती है, कछुआ तुम ठीक तो हो ना? कछुआ तुरंत शालिनी का हाथ अपने कंधे पर से हटाता है और बिना उसके किसी सवाल का जवाब दिए हड़बड़ाहट के साथ वहां से जाने लग जाता है। कछुए के जाते ही शालिनी खुद से बड़बड़ाती है, ये कछुए को क्या हुआ? ये इतना डरा और घबराया हुआ क्यों है? और ये कैसे डर सकता है? ये तो खुद एक सौदाया है, और जितना मैं सौदायों के बारे में जानती हूँ उनका काम डरना नहीं बल्कि लोगों को डराना है। शालिनी कछुए से नजर हटाकर जब वापस से अपनी नजरें सामने करती है तो देखती है कि जिस ओर से कछुआ भागते आ रहा था उस लाइन में 2 कमरे बचे हुए थे। पहले वो जिसमें वर्चस्विनी और तारा थे, और दूसरा कमरा रूम नंबर 666 जहां पर किताब पढ़ते पढ़ते युग सो गया था। शालिनी खुद से कहती है, इसी तरफ तो तारा का कमरा है, कहीं कछुए ने काले साए को तो नहीं देख लिया जिसके कारण वो इतना घबरा गया हो। नहीं, भला काला साया कछुए के सामने क्यों आएगा? वो तो आज तक मेरे सामने भी नहीं आया है। फिर हुआ क्या है? ये कछुआ इतना घबराया हुआ क्यों है? इतना कहकर शालिनी जल्दी जल्दी अपने कदम तारा के कमरे के पास बढ़ाने लग जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और कमरे के अंदर तारा और वर्चस्विनी दोनों ही बेड पर आराम से सो रहे थे। कमरे के अंदर अंधेरा था, इसलिए फर्श पर क्या था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शालिनी कमरे के अंदर देखते हुए खुद से कहती है, तारा और वर्चस्विनी तो आराम से सो रहे हैं, फिर कछुए ने ऐसा क्या देख लिया जो वो इतना घबराया हुआ है? कहीं रूम नंबर 666 में युग बाबू के साथ तो कुछ नहीं हुआ?